हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? स्वागत है आपका महबूब एकेडमी पर। मैं हूँ अभिषेक और आज हमारी एक ये कंप्लीट क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम सारी की सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पूरा करेंगे। कौन से सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम सारे के सारे पूरा कर लेंगे। मतलब जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके अंदर पूछी जाती हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मतलब आपको पेपरों में आपके क्वेश्चंस वगैरह से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मास्टर क्लास है, देखते हैं आज। देख, सबसे पहले एक हमारी बॉडी होती है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, अगर यूएन की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर एक बार वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन लोगों के दिमाग में आई कि यार हमारे पास एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो सबको ऐसी स्थिति में जाने से रोके। मतलब ऐसे नहीं कि यार अगर कोई हो रहा है तो एक अपने ऊपर ऐसा संगठन ही नहीं है जो समझाइश का काम कर दे। हर व्यक्ति लड़ने को तैयार है, कोई ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 से लेके 1935 तक चला था। ठीक है, सॉरी 1945 तक, 1939 से लेके 1945 तक हमारा वर्ल्ड वॉर चला था। अगर मैं यूएन की बात करूँ तो यूएन की संगठन जो हुआ था वो 1945 में हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। और हेडक्वार्टर जो इसका है वो है न्यूयॉर्क में। ये तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, अब जो यूएन के अंडर जो बॉडीज काम करती है वो बहुत सारी बॉडीज है, सबके अलग अलग अपने अपने काम है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट होगी वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक तो यूएनजीए, ठीक है, यूएनएससी, आईसीजे और ईसीओ एसओसी। ठीक है, और उसके बाद यूएन का खुद का सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब यूएन की बॉडीज होती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी हमारे जो काउंसिल्स होती हैं वो यूएन के अंडर ही एज अ सब्सिडरी बॉडी काम करती हैं। चलिए, अब यूएस के अंदर क्या होता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कितने? 5 परमानेंट मेंबर्स। उनके पास, जिनके पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। तो यूएन के पास कितने परमानेंट मेंबर है? 5। और 5 परमानेंट मेंबर्स मतलब उनके पास वीटो पावर है। तो सवाल ये आता है कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि नहीं? तो सवाल ये आता है कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो कभी वोटिंग हो रही है, कभी किसी रिगार्डिंग वोटिंग हो रही है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे 5 मेंबर्स इनके हैं कौन कौन। देखो भाई, एक तो आता है हमारा सबसे पहले इसके अंदर चाइना, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। चाइना के बाद आता है हमारा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के बाद आता है हमारा रशिया, रशिया के बाद आता है यूके, और यूके के बाद आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 5 मेंबर्स हैं जिनके पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब अगर कभी वोटिंग होती है, ठीक है, और उनमें से कोई एक नेशन, ओनली वन नेशन भी क्या करता है? अगेंस्ट वीटो दे देता है। क्या देता है? अगेंस्ट वीटो दे देता है। तो बाकी 4 चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, 4 के 4 उसके पक्ष में होने चाहिए, वरना वो वीटो उस नेशन के अगेंस्ट या पक्ष विपक्ष में पास आउट नहीं होगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड रशिया। ओके, चलिए, क्या काम करता है यूएन? एक तो पीस कीपिंग का काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं किस टाइम बनाया गया था इसको? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाया गया था। किसके बाद? वर्ल्ड वॉर 2 के इसको बाद में बनाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और क्लाइमेट एक्शन पे भी डील करता है कि भी हमारे गोल्स ऐसे होने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हाथ दें। यानी कि जब भी डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो कि आज ही सब कुछ खत्म कर दे और कल के लिए कुछ बचे ही ना। तो साहब कैसे करें? डेवलपमेंट ऐसी करो कि आज भी इतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो कि हमारी आने वाली जो जनता है उनके लिए रिसोर्सेज बच जाए। तो वो होता है यूएन के सीरीज में काम करता है पीस कीपिंग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि हमें बहुत सारे गैसेस को बैन करना पड़ता है जब हमें क्लाइमेट एक्शन को संभालना है। तो उसके लिए भी जो सारे के सारे अलायंसेस आके बैठते हैं वो यूएन के अंदर ही बैठते हैं। ठीक है, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल। यानी कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएन बन रहा था तो उस टाइम पे इंडिया था इसके अंदर, लेकिन इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। फाउंडिंग मेंबर, फ्रीक्वेंटली इलेक्टेड, नॉन परमानेंट मेंबर। क्या है? नॉन परमानेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर वीटो लगती है ना, उस वीटो के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर कौन है? हमारा इंडिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड इन 1945, हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। ओके, और इसकी कुछ बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आईसीजे, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक, सेक्रेटेरिएट, और इसकी खुद की ट्रस्टीशिप काउंसिल पीस कीपिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काम करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगली बॉडी पे चलते हैं। अगली आती है भाई डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनना है ना, देखो जब भाई वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड। जब वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इस इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिससे जो ट्रेड होने वाला है, जो व्यापार होने वाला है, उस व्यापार में किसी प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस यानी कि गलत प्रैक्टिसेस नहीं हो।
ठीक है, टैक्सेशन वैक्सेशन की कुछ गलत प्रैक्टिसेस नहीं हो जिससे ट्रेड पे फर्क पड़े और जिससे मोनोपोली आए किस चीज़ की, ऐसा कभी नहीं चाहते, पूरा बाजार पूरी दुनिया एक है, तो उसमें अच्छे से व्यापार चलता रहे, उसके लिए WTO बनाना पड़ता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब इसी WTO से पहले हमारा एक एग्रीमेंट हुआ करता था GATT, जो कि 1947 में आया था। इस 1947 के GETT को ही हमने चेंज किया 1995 में, किसमें, WTO के अंदर। किसके अंदर, WTO के अंदर। अब आपसे पूछ ले कि WTO का गठन कब हुआ, तो भाई साहब 1995 में हुआ है। और आपसे पूछ ले कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भाई साहब वो जिनेवा के अंदर है। कहाँ है, जिनेवा के अंदर, समझ गए। WTO का हेडक्वार्टर तो जिनेवा के अंदर है, WTO का जो गठन हुआ है वो 1995 के अंदर हुआ है। फंक्शंस, ग्लोबल ट्रेड रूल्स, कि दुनिया के अंदर जो व्यापार चल रहा है उसके अंदर कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रकार की मेल प्रैक्टिसेस नहीं है, प्लस वहां पर अच्छा खासा डिस्प्यूट सेटलमेंट होता रहे। कोई भी डिस्प्यूट आता है तो ऐसे नहीं कि बाहर खुद ही सल्ट लेंगे, साहब आओ बैठो बात करेंगे और बात करके सल्टा लेंगे। तो ये बेसिकली बात इसके फंक्शंस में होती है। प्रिंसिपल क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, कि आपसे पूछ ले कि हमारा जो WTO है वो किसके ऊपर काम करता है, क्या प्रिंसिपल पे काम करता है, वो MFN के अंदर काम करता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, नेशनल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेन ध्यान रखने वाली बात, हेडक्वार्टर जिनेवा, बनाया गया था 1995 के अंदर। क्यों, क्योंकि 1947 के अंदर GATT जो एक एग्रीमेंट आया था ट्रेड से, रेगुलेशन से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, उसको चेंज करके हमने 1995 में हमारा क्या बना दिया, WTO बना दिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, जिनेवा के अंदर पड़ता है, ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट से डील करता है और मोस्ट फेवर्ड नेशन इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हमारा इंडिया भी इसके कोई फायदे या नुकसान झेलता है कि बिल्कुल, हमारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो सब्सिडी रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उसमें इंडिया काफी एक्टिव रहता है WTO के अंदर। तो दो बॉडीज आपको समझ में आ गई, UN एंड WTO। एक हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, एक हेडक्वार्टर जिनेवा, एक स्थापित हुई 1945 में, एक स्थापित हुई 1995 में। क्यों हुई, क्योंकि GATT 1947 में था तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके सिंपल सा मतलब है, गरीब को, गरीब की गरीबी देख पैसा देना, गरीब की गरीबी देख पैसा देना। ठीक है, तो गरीब की जब गरीबी देखते हो ना तो उसके बाद लगता है यार बहुत ही गरीब है, उसको कुछ दे देते 2 रुपए अपने। तो गरीब की गरीबी देख पैसा देना क्या होता है, हमारा IMF होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये वो संस्था है जो UN से पहले बन गई थी, गरीबों को पैसा बांटने वाली। ठीक है, एक हमारी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी, ब्रेटन वुड्स। उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था ये, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट। तो आपसे पूछे कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या है, तो IMF है, गरीब की गरीबी देख के पैसा देने वाला। स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो पड़ता है वॉशिंगटन DC के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वॉशिंगटन DC, जो USA की कैपिटल है। ठीक है, क्या इंश्योर करता है ये, कि ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर पैसे के रिलेटेड स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि गरीब है तो बेचारा मरी गया, उसके पास पैसे है ही नहीं, और कोई बहुत अमीर है तो मजी मर रहा है, IMF उसको पैसे दे देता है। जब भी आपके पास पेमेंट क्राइसिस आती है तो उस दौरान आपको लोन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, IMF। जब भी आपके पास इंटरनेशनल क्राइसिस आई उस समय आपको लोन प्रोवाइड करने वाला कौन व्यक्ति होगा, IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी वोटिंग पावर किस सिस्टम पे चलती है, कोटा सिस्टम पे चलती है। इंडिया इसका मेंबर है। कोटा रिफॉर्म जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली डिस्कस होते रहते हैं कि कौन कोटे में आएगा, कौन कोटे में नहीं आएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है आपके याद। एक तो ये रखनी है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो वैसा बिल्कुल इंडिया IMF का मेंबर है। और IMF कब फाउंड हुआ था, 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का एक रिजल्ट में, ब्रेटन वुड्स के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है पेमेंट क्राइसिस के अंदर। तो IMF हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, इंडिया एज अ मेंबर है, और इसका जो स्थापना हुई थी 1944 में। इंडिया UN का भी मेंबर है 1945 में, और इसका WTO का भी है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और WTO की स्थापना हेडक्वार्टर जिनेवा और स्थापना हुई थी 1985 में। चलें आगे, चलिए अब आता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को एक बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक बहुत सारे चीजों को, बहुत सारी संस्थाओं को मिला के एक बैंक बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसे ही हमारे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी रिजल्ट से ये था IMF बन गया, उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट से हमारा क्या बन गया, दूसरा ये वर्ल्ड बैंक। जैसे IMF जो है इसका हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन DC में, वैसे ही हमारा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में। तो दोनों चीजें सेम है, 1944 में और वॉशिंगटन DC। और कौन सी कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक जब मैं ग्रुप बोल रहा हूँ तो उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं। सबसे पहले तो होता है IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। ठीक है, ये कितने हो गए 5। तो इससे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो आपसे ये पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक के अंदर नहीं आती है, तो उसमें कोई और नाम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल IMF डाल देंगे, ठीक है, WTO डाल देंगे। तो आपको पता चाहिए IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। तो मीगा, IFC, ICSID, IBRD और IDA, ये वो संस्थाएं हैं जो हमारी, जैसे इसका नाम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। मेन काम ये है कि आपको ये 5 संस्थाएं याद होनी चाहिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो IMF की तरह हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944। हेडक्वार्टर वही है जहाँ IMF का है, वाशिंगटन DC के अंदर, और WTO का जिनेवा के अंदर, और हमारा जो UN का न्यूयॉर्क के अंदर। क्या काम करता है? पॉवर्टी रिडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, यानी कि पहला काम तो इसका क्या है कि कोई देश गरीब है बहुत ज़्यादा, वो देश बहुत पॉवर्टी के अंदर है, तो उस पॉवर्टी वाले देश को क्या करेंगे, पैसा प्रोवाइड कर देंगे। पर सबसे ज़्यादा IMF ही करता है, अगर इनको थोड़ा मोटा शक हो तो नहीं देते हैं। फिर दूसरा, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है किसी देश को, क्या बनाना होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है वो देता है हमारा कौन सा? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उसमें से भी ज़्यादा ये इसकी संस्था दे देती है, ये वाले IBRD। ठीक है, पर वो इतने काम की बात नहीं है। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? 1944 वाशिंगटन DC और 5 संस्थाएं IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर्स। हम लगभग उन देशों में से आते हैं जो वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। लो इंटरेस्ट लोन्स होते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक बात और समझ में आ गई कि आपको ये जो वर्ल्ड बैंक होता है किसको लोन देता है? ओनली टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अपेक्षा करता हूँ। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है 1944 में, वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर, जिसके अंदर क्या है? हमारा वर्ल्ड बैंक, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। ठीक है, इंडिया सबसे बड़ा बोरोवर है, और पॉवर्टी रिडक्शन और डेवलपिंग कंट्रीज को लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे काम कौन करता है? हमारा वर्ल्ड बैंक करता है। आगे चलते हैं। ब्रिक्स का नाम इसकी नेबरी कंट्रीज के नाम पे रखा गया है, जो इसके मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए, तो B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना बताऊं तो ये वो बॉडी है जो हमारे 2000 के बाद बनी, यानी कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। समझ गए मेरी बात? और जो ब्रिक्स है हमारी, इस ब्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो सारे के सारे नेशंस जो मैंने बता रखे हैं आपको, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, आके मिलते हैं, मिलने के बाद डिस्कस करते हैं, अपने इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद जो उसका हल निकल सकता है उसको निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फोकस रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि भी पूरी दुनिया के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ग्लोबल, उनके बराबर हमारे कुछ इन नेशंस के भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जैसे कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो वैसे ये कहते हैं कि जैसे दुनिया में तो है ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे यहाँ पर भी होने चाहिए। ठीक है, NDB जो हमारा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, वो इसी संस्था ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रिक्स है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। और क्या काम करते हैं? ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई फॉर्मल सेंट्रल हेडक्वार्टर नहीं है, बस NDB को मान लिया जाता है। और NDB अगर आपसे पूछ ले कहाँ है, तो NDB आपको पता होना चाहिए शंघाई चाइना के अंदर है। कहाँ है? शंघाई। कहाँ है? शंघाई चाइना के अंदर है। तो हमारा NDB तो शंघाई चाइना के अंदर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मेंबर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2009 में बनाया गया था। NDB इनके द्वारा ही बनाया गया। NDB का हेडक्वार्टर जरूर हमारा शंघाई चाइना के अंदर है, ब्रिक्स का कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है, और रिफॉर्म करता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो ये आपको पता हो गया, चल गया होगा। आगे चलते हैं। G20 के समिट्स वगैरह सुनी होंगी आपने। ठीक है, तो G20 क्या है कि हमारा जो G20 है वो एक 20 देशों का समूह है। क्या है? 20 देशों का समूह है जो बैठते हैं और बैठने के बाद डिस्कस करते हैं ग्लोबल एरियाज पे कि हमारे देश में किस प्रकार की दिक्कतें चल रही है, दुनिया में किस प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, दुनिया में दिक्कतों के साथ साथ क्लाइमेट की क्या दिक्कतें चल रही हैं। इसके अंदर 19 कंट्रीज आती हैं और साथ में एक हमारा अफ्रीकन यूनियन आता है। ठीक है, और एक इसके अंदर यूरोपियन यूनियन भी आता है। पर आपको उसका नाम G21 नहीं करना, आपको भी G20 याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए।
चलिए, फोकस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो दिक्कतें आती हैं उनको डिस्कस करते हैं आके कि कौन सी गैसेस खतरनाक है, कौन सी गैसेस सही है क्या नहीं है, तो वो सारी बात अपने को पता होनी चाहिए। मेन बात 1999 में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। और इसके जो 2008 में इसकी जो लीडर्स की समिट हुई थी उसके अंदर इसको अपग्रेड किया गया था। इंडिया ने 2023 में दिल्ली के अंदर G20 समिट कराई थी, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। G20 के अंदर हमारे देश की 85% जीडीपी बैठती है। जो G20 नेशंस है ना उनके अंदर देश की 85% जीडीपी है, मतलब अगर पूरी दुनिया ये रही, पूरा वर्ल्ड है, और पूरे वर्ल्ड के पास कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। तो इस 100% की 85% जो है वो कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ G20 में, जिसके अंदर 19 नेशंस प्लस AU प्लस EU, अफ्रीकन यूनियन प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस 19 नेशंस सब मिला के क्या बना देते हैं हमारा G20, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। और इसके जो लीडर समिट के अंदर ये अपग्रेडेशन हुआ जो वो हुआ 2008 में, वो इतनी काम की बात नहीं थी है, ठीक है। इंडिया ने कब होस्ट करी थी G20 समिट? 2023 में, ठीक है। इतनी आपको बात पता होगी। चल सकते हैं? चलिए चलते हैं। समझ गए मेरी बात? तो यहीं से क्वेश्चन आएगा बेसिकली आपका, और कहाँ आएगा? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WHO, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, आपके सीधा हेडक्वार्टर सभी पूछ लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। तो WHO की मैं बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1948 में स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है और किसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। तो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? जिनेवा के अंदर। कहाँ पड़ता है? जिनेवा के अंदर, ठीक है। ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करता है। मान लो कोई बीमारी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और कोई बीमारी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आ रही है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं? उस बीमारी को इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, नए नए रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, दवाइयाँ वैक्सीनेशन वगैरह में साथ देते हैं, हॉस्पिटल्स को काम पे लगाते हैं, ताकि वो बीमारी जो बढ़ चुकी है और इतने लोगों की जान ले चुकी है उसको कैसे ना कैसे करके खत्म किया जाए, या फिर उसकी कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे वो फायदा मिल जाए, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस काम को करता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एकेडमी है, कोई बीमारी है, अब वो बीमारी मान लो इरेडिकेट नहीं हो पा रही और वो पेंडेमिक बन गई। क्या बन गई? पेंडेमिक बन गई, यानी ऑल दुनिया की, पूरी दुनिया के हर हिस्से में वो बीमारी है। तो अगर वो पेंडेमिक बीमारी बन गई है, ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ता है कि ये पेंडेमिक का दर्जा इसको WHO ही देता है। याद रखने वाली बात, 1948 हेडक्वार्टर जिनेवा, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीनेशन प्रोग्राम सब WHO चलाएगा। इंडिया पार्टिसिपेट इन ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स, इंडिया इसका पार्टिसिपेट करता है और काफ़ी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी संस्था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। पहली बात क्या, ये एसोसिएशन है कौन से नेशंस की? साउथ ईस्ट के अंदर जो पड़ते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अब ये आपको पता है साउथ एशिया के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी है नेशंस हैं, ठीक है, वो सारे नेशंस इसके अंदर क्या होंगे? सॉरी, इधर साइड जो भी नेशंस हैं वो सारे नेशंस इसके अंदर क्या होंगे? लगभग इसके मेंबर्स, इसको कहते हैं आसियान। अब आसियान का जो हेडक्वार्टर पड़ता है, क्या पड़ता है? हेडक्वार्टर वो पड़ता है जकार्ता के अंदर, और जकार्ता आपको पता है कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया के अंदर। हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर पड़ता है, और जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। तो आशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज उनका एक समूह है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने रीजन में स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। अब सबसे सवाल, इंडिया इसका पार्ट है? यस, इंडिया इसका पार्ट है। यस, इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन प्लस फ्रेमवर्क, बिल्कुल की कंसेप्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी रेलेवेंस की भी हमारा जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कंट्रीज का जो समूह है वो ढंग से काम करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, तो उसके लिए आशियन कंट्रीज को बनाया गया जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। 1961 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। सार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, SAARC, ठीक है, 1985 में स्टैब्लिश हुई थी, और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब काठमांडू आपको क्वेश्चन में दिखता है ना ऐसे, तो आप सोचते हो यार नहीं यार ये काठमांडू में तो नहीं हो सकता, पर सार्क का जो हेडक्वार्टर काठमांडू में है। तो क्या नाम है इसका? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1985 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है हमारा? नेपाल में।
काठमांडू कहाँ पड़ता है हमारा, नेपाल में। तो काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी। संस्था का नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका नाम है, ठीक है। 8 साउथ एशियन कंट्री सार्क के मेंबर्स हैं, ठीक है। कितनी मेंबर्स हैं? 8। और हमारे जो आशियान है उसके अंदर कितनी है? 10। ध्यान रखना, दोनों साउथ एशियन ही है। आशियान तो साउथ क्या कहते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की है, और जो सार्क है वो हमारे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। सार्क के अंदर 8 मेंबर हैं, और जो हमारा ये आशियान है इसके अंदर 10 मेंबर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो फोकस क्या करता है रीजनल कोऑपरेशन के अंदर, कि हमारा जो रीजन है साउथ एशिया वाला उसके अंदर कोऑपरेशन बनी रहे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंडिया इसका मेंबर है, तो यस भाई साहब इंडिया इसका भी मेंबर है, और इंडिया हमारा जो ऊपर हमने भेजा है आशियान उसका भी मेंबर है। उसमें 10 है, इसमें 8 है, बस इतनी फर्क है। इसकी जो सार्क की जो स्थापना हुई है वो 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू, और जो आशियान है 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस अफेक्टिंग फंक्शनिंग इन इंपॉर्टेंट फॉर रीजनल डिप्लोमेसी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चले आगे। EU, ये वही EU है जिसको मिलकर हमने G20 बनाई थी, 19 प्लस AU प्लस EU, यूरोपियन यूनियन। अब एक जगह पड़ती है हमारे यहाँ पर, कौन सी? मास्ट्रिस्ट। अब ये मास्ट्रिस्ट के अंदर ट्रीटी हुई थी 1993 के अंदर। कब हुई थी? 1993 के अंदर, 1993 के अंदर, ठीक है। तो उस 1993 में हमने EU बनाने का फैसला लिया, और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? ब्रसल्स। कहाँ पड़ता है हेडक्वार्टर? ब्रसल्स। तो हेडक्वार्टर तो पड़ता है आपका ब्रसल्स के अंदर। EU यूरोपियन यूनियन है, और ओरिजिन हुआ था इसका मास्ट्रिस्ट के अंदर। मास्ट्रिस्ट ट्रीटी 1993 के अंदर हुई थी, और हेडक्वार्टर कौन सा बना उसका? ब्रसल्स बना। हैज ए कॉमन करेंसी यूरो, ठीक है। जो भी नेशंस EU के पार्ट हैं, उनकी कॉमन करेंसी यूरो है। जो भी नेशंस पार्ट किसके हैं? यूरोपियन यूनियन के, उनकी कॉमन करेंसी क्या है? यूरो है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन ट्रेड एंड क्लाइमेट पॉलिसीज, क्योंकि इनको भी ध्यान रखना है कि अपने EU के अंदर जो भी क्लाइमेट वगैरह वो ढंग से बना, जैसे गैसेस इस्तेमाल ना करे जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों को नुकसान दे, ठीक है। इंडिया EU ट्रेड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, हमारे इनके साथ कैसा ट्रेड चलता है। याद रखने वाली बात, हेडक्वार्टर ब्रसल्स, ईयर 1993, और मैशिस्ट जो हमारी ट्रीटी हुई थी उसके रिजल्ट से EU बना था, यूरो चलती है इसके अंदर। SCO वेरी इंपॉर्टेंट, शंघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो इसके अंदर ये आता है कि इंडिया पार्ट है क्या? तो यस, शंघाई कॉर्पोरेशन का इंडिया पार्ट है। पहला सवाल आपको ये देखने पड़ेगा, इंडिया इज अ पार्ट, ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है। तो ये फाउंड कब हुई थी? ये 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। तो SCO कब फाउंड की गई थी? 2001 में, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर यूरो एशियन जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि यूरो एशियन के अंदर शंघाई कॉर्पोरेशन का थोड़ा दबदबा चलता रहे यार, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वेस्ट तो चलाने नहीं देती, तो यूरो एशियन के अंदर चलता रहे, इसके लिए हम SCO का मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, मतलब काउंटर टेररिज्म रख के, काउंटर टेररिज्म के लिए आपने पाकिस्तान को मेंबर बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। छी, मूड खराब हो गया, ठीक है। तो चलो, हमारा जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली ध्यान किस चीज का रखता है? ये काउंटर टेररिज्म का ध्यान रखता है। सोच पा रहे हो काउंटर टेररिज्म, और पाकिस्तान को मेंबर बना के। तो बस इन्होंने भी ये सोचा भी, ठीक है। तो आपको दूसरा सवाल, पहले बात तो ये फाउंड कब किया गया था? 2001 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? बीजिंग में। बीजिंग पता है आपको? तो बीजिंग जो चाइना के अंदर पड़ता है, वहां पर हमारे SCO का हेडक्वार्टर है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मेंबर्स के इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना, SCO के, सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ये 2001 में बना, इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर 2017 में बना था, ठीक है। इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर कब बना? 2017 में। तो SCO इंडिया बिकम अ फुल टाइम मेंबर इन 2017, फाउंडेड इन 2001, एंड हेडक्वार्टर्स इन बीजिंग, चाइना, ठीक है। मेंबर्स आर चाइना, रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओपेक, ठीक है, याद रख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1960 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर वियना के अंदर पड़ता है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1960, और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? वियना। संस्था का नाम OPEC, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट होता है उनकी संस्था है, कि किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा, क्या रेट रखा जाएगा, कैसे डिमांड एंड सप्लाई चलेगी, उसकी बात करता है। कंट्रोल्स मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई, इन्फ्लुएंस ऑयल प्राइसेस, कि कैसे ऑयल सप्लाई जो होती है
इसको कंट्रोल करके हम ग्लोबल प्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं वो देश ना करे जिनके पास इसकी पूरी तरह डोमिनेंस का तेल है, इसलिए उस मेजर शेयर को कंट्रोल करता है कौन? ओपीईसी, एस्टैब्लिश्ड इन 1960, हेडक्वार्टर्स इन वियना, इंक्लूड्स मिडल ईस्ट, अदर ऑयल प्रोड्यूसर्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। बिल्कुल भाई साहब, अगर ये नहीं होगा तो हम तो ऑयल तो फिर हमारे ऊपर अभी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी हमें कैसे भी धक्के से यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, चेपा चापी करते रहते हैं, ये नहीं होता तो हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं आजकल मतलब थोड़ा लेवल से बाहर हो जाएगी ये, अगर इसको अब बना ही लिया पीडीएफ में तो देख लो एक मिनट आप इसको, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है जहाँ पर हमारा ओपीईसी का है, 1960 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी ना, जिसका हेडक्वार्टर हमारा वियना के अंदर है। तो बेसिकली हमारी जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, ये उससे 3 साल पहले एस्टैब्लिश हो गई थी। जो हमारी ये पेट्रोलियम वाली एजेंसी ओपीईसी है ना, उससे 3 साल पहले 1957 में एस्टैब्लिश हो गई थी। हेडक्वार्टर्स का भी वियना के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बम बना लो और बम बना के फिर उसको फोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। तो 1960 के अंदर तो ओपीईसी हेडक्वार्टर वियना, 1957 के अंदर IAEA हेडक्वार्टर वियना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का आराम से अच्छे से यूज हो, इसमें ज़्यादा धक्का मुक्की, ज़्यादा डोमिनेंस ना चले कि न्यूक्लियर एनर्जी बना ली तो छोटे मोटे देशों को डरा रही हो। हालांकि ये संस्था पता नहीं क्या कर रही है, यूएस से जब ऐसे काम कर रहा है, बट फिर भी काम तो इसका यही है, ठीक है। इंडिया के इसके साथ स्पेशल एग्रीमेंट हो चुका है सिविल न्यूक्लियर डिटेल कि भी हम कोई भी वेपन जो बनाएंगे उसका इस्तेमाल मास डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करेंगे। न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस करती रहती है कि जो भी न्यूक्लियर जिनके पास है या फिर जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका मोटो क्या है, किस लिए वो बना रहे हैं, ठीक है। लिंक्ड विद एनपीटी फ्रेमवर्क, काम की बात 1957 हेडक्वार्टर वियना, ठीक है। और क्या करती है? न्यूक्लियर एनर्जी को फोकस करती है कि भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो, पीस के लिए इस्तेमाल हो, मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो। इंडिया ने इसके साथ स्पेशल एग्रीमेंट कर रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 कब हुई थी? 1971। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। डावोस समिट जो हुई थी ना, डावोस समिट का जो रिजल्ट था, डावोस समिट का जो रिजल्ट हुआ करता था उसी रिजल्ट से हमारा WEF बना था। तो आपसे पूछ ले कि डावोस समिट के नाम से कौन जाना जाते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसका रिजल्ट है तो डावोस समिट का रिजल्ट है, ठीक है। प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए, किसके लिए? पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन अच्छी तरीके से चलती रहे, यानी कि हमारे जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, ठीक है, और प्राइवेट वेंचर्स है, ये दोनों साथ में काम करें, ज़्यादा धक्का मुक्की मत करो इधर उधर, ये दोनों साथ में काम करें और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करें। क्या बनाने की? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके अंदर ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो बेसिकली हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और जेंडर गैप इंडेक्स। तो आपको पता बच्चे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और जेंडर गैप इंडेक्स दोनों कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन कौन सी? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और जेंडर गैप इंडेक्स दोनों कौन निकालेगा? हमारे WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, एस्टैब्लिश्ड इन 1971, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करता है, जेंडर गैप इंडेक्स और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। तो जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 1971, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड। और डावोस समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन समिट से रिजल्ट था इसका? डावोस समिट से, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इंटरपोल हेडक्वार्टर लियोन के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लियोन के अंदर। और 1923 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होगी थी कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स है, कौन है? जो हमारे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, उन इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का डेटा पूरी दुनिया के पास हो, वर्ल्ड के पास हो। किसके पास हो? वर्ल्ड के पास, ताकि वो कहीं पर भी बच नहीं पाए। तो ताकि वो इंटरपोल की लिस्ट में आ गया फिर उसका काम खराब हो गया। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन, इश्यूज रेड कॉर्नर नोटिस, रेड नोटिस इशू कर देती है किसी ना किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो ट्रैक करती है क्रिमिनल्स को ग्लोबली कि कहीं भी है तो उसको पकड़ के लाओ। इंडिया इसका मेंबर है। याद रखने वाली बात, 1923 लियोन करता क्या और इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है भाई देवियों सज्जनों। मुझे अपेक्षा है कि आपको मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
ताकि ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट्स और अच्छे अच्छे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो पीडीएफ्स हैं वो आपके मिलती रहे, और जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे, जिसका पेपर फट 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 निकलते रहे। मेरा नाम है अभिषेक, और फिर मिलेंगे अपने किसी अच्छे और शानदार टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई टॉपिक में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।